प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है चाणक्य क्लासेस मैनी में। मैं अंजनी तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप सबके बीच जो बोर्ड एग्ज़ाम है इसमें आने वाले क्लास 10th के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो कि नियमतः आपको हमेशा ये सब क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ जो मार्क्स लाने हैं, इसके लिए साइंस का ये जो पार्ट है वो बहुत ही आसान बनाता है। अब अगर आज हम बात करें तो भाई केमिस्ट्री में आपके बीच जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हैं, पहले इनकी बात करते हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है कौन सा है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब भाई केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो किससे आते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चा आप सबके बीच, वो किससे आता है? बैलेंस्ड इक्वेशन से। किससे आता है? बैलेंस्ड इक्वेशन से। जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो किससे आता है? टाइप ऑफ रिएक्शन से। किससे आता है? टाइप ऑफ रिएक्शन से। अब बच्चा आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि जो ये रिएक्शन है, जो इक्वेशन है, ये कैसे होते हैं और कैसे कैसे आते हैं। अभी हम आज के सीरीज में जो बात करने आए हैं बच्चा, वो सिर्फ इन टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट सीरीज में जब भी हम आपसे बात करेंगे तो एक नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले संभावित क्वेश्चंस हैं, जो इनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, मैं उनकी बातें करूंगा। आज तो आपको सिर्फ मैं इनके जो मुख्य विषयक टॉपिक हैं, यानी जो मेन सब्जेक्टिव टॉपिक्स हैं, मैं केवल उनकी बात करूंगा। अब आपको याद रखना है इसमें भी टाइप ऑफ रिएक्शन, और साथ में आपको यहाँ याद क्या रखना है बच्चा? कोरोजन। अब ये कोरोजन तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए होता है क्योंकि बच्चा ये आपके 2-3 टॉपिकों को कवर करता है। जैसे आपके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को कवर करता है, आपके एसिड बेस एंड सॉल्ट को कवर करता है, और तीसरा जो मुख्य टॉपिक आपको समझ में नहीं आता वो क्या होता है? मेटल एंड नॉन मेटल। यानी इन 3 टॉपिकों को कवर करता है कोरोजन। इसीलिए बेटा आप इसे याद रखेंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है। इसीलिए किसी ना किसी एक टॉपिक से इसका रिलेशन जरूर सिंबलाइज हो जाता है। तो इसके लिए आपको कोरोजन हमेशा याद रखना होता है। अब यहाँ पर आपको 2-3 चीजें समझनी होती है कि ये जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, इसमें भी आपको 3 डाइवर्जन करने होते हैं। एक करना होता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, दूसरा जो आपको करना होता है अकॉर्डिंग टू हीट, और तीसरा जो आपको करना होता है अकॉर्डिंग टू एडिशन एंड डिसोसिएशन। किसके अकॉर्डिंग? एडिशन और डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग, यानी जुड़ने और टूटने के आधार पर भी आपको देखना होता है। तो इसके आधार पर आपके ये जो टॉपिक होते हैं इनमें जनरली ये कॉन्सेप्ट होते हैं। अब बच्चा आपको यहाँ पे समझना क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे उठते हैं। भाई पहला तो क्वेश्चन यही होता है कि कोई एक इक्वेशन दे दिया जाता है, इसमें जो नंबर ऑफ एटम है, एलिमेंट है, इनको बराबर करना होता है, बैलेंस करना होता है। अब जब आप बैलेंस करते हैं तो वही रिएक्शन क्या कहलाता है? बैलेंस रिएक्शन। सेकंड, जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में क्या बात करते हैं कि भाई ये जो रिएक्शन है वो किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं, किस आधार पर इन्हें अलग किया गया है। और इसके आधार पर हम जब बात करते हैं तो इसे 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक डायरेक्शन, दूसरा हीट, और तीसरा एडिशन एंड डिसोसिएशन। जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो बच्चा डायरेक्शन का कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप हो, आपको घर से स्कूल जाना है और स्कूल से घर आना है, ये तो आप गए और आए। जब आप जाते भी हो आते भी हो तो ये क्या है? बाई डायरेक्शनल। लेकिन अगर आप कहीं गए और वहां से वापस लौट नहीं पाए तो ये क्या है? यूनी डायरेक्शनल। तो बच्चा यहाँ पर आपको यूनी डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर जैसे आप ही हो, गंगा स्नान करने गए, गंगा स्नान करने जाते समय आप ऊपर वाले की दुर्घटना से एक अवस्था ये हुई कि आप घर से निकले और गंगा जी में डूब गए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
वापस लौट के नहीं आए तो ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल। लेकिन आप गए गंगा जी में स्नान किए और वहां से वापस लौटे तो ये क्या कौन सा रिएक्शन है, बाई डायरेक्शनल। तो यहां पे आपको इन सब चीजों को समझना है। अब जैसे सेकंड क्या है, अकॉर्डिंग टू हीट। अकॉर्डिंग टू हीट यानी हमारे जैसे हम ही आप हैं, जैसे जनरली हम लोग किसी चीज को समझते हैं, अगर हमें कोई चीज गर्म लगी तो वो क्या करती है, अपने अंदर से हीट को निकालती है। अगर जो अपने अंदर से हीट निकाले वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर कोई अपने अंदर हीट ले वो क्या करता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे हमें इसी के कॉन्सेप्ट पे दूसरी चीज ये समझनी है कि कोई भी सबस्ट्रेट होता है, कोई भी मैटर होता है, वो दो कंडीशन शो करता है। अगर टच करने पर गर्म लगे, आपको हॉट लगे तो वो एक्सोथर्मिक, अगर फील करने पे ठंडा आ जाए, कोल्ड हो जाए तो वो क्या होगा, एंडोथर्मिक। लेकिन अगर हम एडिशन और डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पर हमें मेनली 5 टाइप के रिएक्शन की बात करनी होती है। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कॉम्बिनेशन कहने का मतलब है जुड़ जाना। जैसे बच्चा आप हो, अगर आपकी शादी हो गई, आपकी वाइफ आ गई तो वाइफ आपसे जुड़ गई तो ये कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर आपकी शादी हो गई और किसी कारणवश आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली गई तो ये क्या हो गया, डिसोसिएशन रिएक्शन। अब तीसरा जो होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे आप हो, आपको किसी से प्यार हुआ, आपने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया और उससे आप जुड़ गए तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जैसे आप हो और आपके कोई फ्रेंड है, दोनों की शादी हुई लेकिन अपोज हो गया, आप अपने फ्रेंड की वाइफ से प्यार करने लगे और आपके फ्रेंड आपकी वाइफ से, और दोनों एक दूसरे को लेके भाग गए। तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। और रेडॉक्स में तो हम लोग जनरली एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो क्या बताता है कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एडिशन और डिसोसिएशन के कॉन्सेप्ट की बात करता है। अब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन ऐड हुआ तो रिडक्शन रिएक्शन, अगर डिसोसिएट हुआ निकल गया तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन, निकल गया तो रिडक्शन। और जब हम बात करते हैं कोरोजन की तो कोरोजन क्या है कि अगर कोई सबस्ट्रेट है उसका अपर लेयर डैमेज हो जाए, नष्ट हो जाए तो उसी को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, कोरोजन। और कोरोजन होने के लिए हमें क्या जरूरत होती है कि भाई कोरोजन जब भी होता है वो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है, एयर प्रेजेंट होता है, उसके कारण ही पॉसिबल होता है। अब बात करते हैं बच्चा एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब बात करते हैं बच्चा एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। तो बच्चा याद रखना, जो वाटर के प्रेजेंस में H+ आयन डोनेट करे वो एसिड, जो वाटर के प्रेजेंस में OH- आयन डोनेट करे वो बेस, और जो एसिड और बेस से मिलकर बना हो वो क्या होता है, सॉल्ट। अब बच्चा यहाँ पर आपको इस टॉपिक में जनरली क्या क्या समझना होता है, एक समझना होता है पीएच स्केल, और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है इसके बारे में आपको समझना होता है। अब पीएच स्केल आपको याद रखना है कि पीएच स्केल होता कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखना है 0 से 14 यानी 0 से 14। अब बच्चा यहाँ पे जो मिड पॉइंट होता है वो आइडेंटिफाई करता है एसिड और बेस को, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करता है। यहाँ पर 0 से 7 अगर बात करें तो ये जनरली क्या होते हैं, एसिड। 7 से 14 की बात करें तो ये क्या होता है, बेस। और 7 पर अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, न्यूट्रल। एक बात आपको और याद रखना है कि यहाँ से एचडी की स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको फार्मूला याद रखना है कि pH = -log बेस 10 ब्रैकेट में H+ आयन। और बच्चा pOH वैल्यू निकालने के लिए आपको फार्मूला याद रखना है -log बेस 10 ब्रैकेट में OH- आयन। अब बच्चा आपको यहाँ पे pH स्केल से ये सारी चीजें निकालनी है। अब बच्चा आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है, साल्ट। और साल्ट मैंने अभी बताया कि एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, लेकिन आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्ट भी याद रखने हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब टाइप्स ऑफ सॉल्ट में आप जानते होंगे कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट में क्या क्या होते हैं, कॉमन सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट,
बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब बच्चा आपको याद रखना है कि भाई ये जो एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, इसमें समझ लेते हैं। कॉमन सॉल्ट में एक बात आपको याद रखना है कि एसिड और बेस कंप्लीटली यूटिलाइज होता है, जबकि एसिडिक सॉल्ट में H+ क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। जैसे बच्चा हमने अगर बात करें NaCl, तो NaCl जब भी बनता है ये किससे बनता है, HCl और NaOH। अब यहां से Na पूरा यूटिलाइज कर लिया Cl को, तो अगर ऐसे पूरे यूटिलाइजेशन है तो क्या बनाएगा, कॉमन सॉल्ट। लेकिन बच्चा अगर हम एसिडिक सॉल्ट की बात करते हैं तो जैसे NaHSO4, यहां पे देखिए H का क्या है, पार्शियली एडिशन है। अगर पार्शियली एडिशन कंडीशन हो तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है, एसिडिक सॉल्ट को। ऐसे ही अगर OH का पार्शियल कॉम्बिनेशन हो तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है, बेसिक सॉल्ट को। अगर किसी में दो सॉल्ट कंपोजिशन एक साथ हो, अगर दो अलग अलग सॉल्ट हो, जैसे मोहर सॉल्ट, ये क्या होते हैं बच्चा की जनरली किसको आइडेंटिफाई करते हैं, डबल सॉल्ट को। जैसे दूसरा जो आपको बेस्ट एग्जांपल माना गया है वो क्या है, पोटासियम। पोटासियम किसे आइडेंटिफाई करता है, एज अ डबल सॉल्ट। अब बच्चा जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं ये बहुत रेयरली किसी भी नंबर को आइडेंटिफाई कराते हैं, इसीलिए आपको हमेशा याद क्या रखना है, कॉमन, एसिडिक, बेसिक, डबल एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब बच्चा यहां पर आपको कुछ चीजें और आपको याद रखनी होती है, जैसे इंडिकेटर क्या होते हैं और इंडिकेटर्स का रोल क्या होता है। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, केमिकल कंपोनेंट होते हैं, केमिकल सबस्ट्रेट होते हैं, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के जो नेचर हैं, एसिडिक है या बेसिक है, इसको आइडेंटिफाई कराते हैं। और इस नेचर के अकॉर्डिंग ही हम किसकी बात करते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट की। ओके, अब बच्चा यहाँ पे हमको बात करना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। लेकिन बच्चा आपको पता होगा कि आपका जो सिलेबस है उसमें मेटल एंड नॉन मेटल नहीं है, क्योंकि इस साल के जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मेटल और नॉन मेटल को इस साल सिलेबस में नहीं रखा गया। अगर हम बात करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, तो कार्बन क्या है और इसके कंपाउंड क्या है, तो एक बात याद रखना है कि हमारे नेचर में जो चीज़ें ब्लैक हों या किसी चीज को बर्न करे वो ब्लैक हो जाए तो वो कार्बन होता है। अगर कार्बन किसी भी एलिमेंट से जुड़ जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसके कंपाउंड। इसीलिए बच्चा क्या कहा जाता है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब बच्चा कार्बन और इसके कंपाउंड जो होते हैं जनरली अगर हम नेचर में बात करें तो ये कंपाउंड हमारे लिए क्या करते हैं, एक रिएक्टिव मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो रिएक्टिव मैकेनिज्म होता है इनके लिए ये सिंप्लीफाई कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बात किया जाए तो बच्चा जो ये कार्बन है, यहां पर हमें कार्बन में क्या क्या पढ़ना होगा, एक पढ़ना होगा एल्केन, दूसरा एल्कीन और तीसरा एल्काइन। और बच्चा ये आपको याद ही रखना है कि जो एल्केन होगा वो जनरल फार्मूला क्या रखता है, CnH2n+2। और बच्चा जो एल्कीन होता है वो जनरल फार्मूला क्या रखता है, CnH2n। और जो एल्काइन होता है वो जनरल फार्मूला क्या रखता है, CnH2n-2। अब बच्चा इस फॉर्मुलेशन को भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ कार्बन से होने वाली रिएक्शन याद रखने हैं, जैसे मेथेन फॉर्मेशन, एथेन फॉर्मेशन, इथाइलिन फॉर्मेशन, इन सब के बारे में भी आपको क्लियर कट याद रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से 101% 5 मार्क्स के आपको गेन करने हैं। और इसे गेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एक एक सिंपल टॉपिक जो हैं उन्हें भी समझना होगा कि भाई एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये नेचर में होते कहाँ पे हैं और इनका नेचर क्या होता है। अब इन्हीं सब चीज़ों में एक बात आपको याद रखना है कि जो एल्केन है इससे कुछ एलोट्रॉप्स भी बन जाते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के कंपाउंड भी बन जाते हैं, जिसमें आपको पढ़ने क्या है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, हेलो एल्केन। अब बच्चा इन सब को याद आपको रखना है कि भाई ये जनरली आपको क्या बताते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में अगर आप जा रहे हो तो बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो ये सब टॉपिक आपको पता होने चाहिए कि ये फॉर्म कैसे होते हैं और इनका फॉर्मेशन कैसे पॉसिबल होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको हमेशा क्लैरिफाई रखना है।
अब इसमें एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा माइन्यूट चीज़ें समझना है। जैसे इथेनॉल क्या होता है। अब भाई इथेनॉल वही होता है जो लोग पी के झूमते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग पी के नाले में भी गिरते हुए मिल जाते हैं आपको। अब ये क्यों गिरते हुए मिल रहे हैं वो समझ ही गए आप। यानी एथेनॉल क्या है, एल्कोहल है जिसे पी के लोग झूमते हैं। अब ये झूमने का जो प्रोसेस है ये हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेट है, लेकिन यहाँ पे हमें बात किस में करनी है, एल्कोहल में। तो एल्कोहल जनरली किस नेचर का होता है, हमारे माइंड को डाइवर्टिंग नेचर का होता है। हेलो एल्केन क्या होता है, एल्केन है, एल्केन के साथ हेलोजन है। हेलोजन में हमें 4 बातें याद रखनी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर ये चारों एक ग्रुप में जुड़ गए तो यही क्या बताते हैं भाई, हेलो एल्केन को। ओके, अच्छा बात करते हैं जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट है क्या, एलिमेंट को क्लासीफाई क्यों किया गया, इन सब चीज़ों को आपको बड़े आराम से सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि एलिमेंट है क्या और इनका क्लासिफिकेशन क्यों किया गया। अब यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन में याद क्या क्या रखना है। पहली चीज़ आपको याद रखना है डोबेनेयर भाई साहब को। अब डोबेनेयर भाई साहब जो थे इन्होंने क्या बताया कि भाई कोई भी एलिमेंट के ग्रुप को हम कैसे अरेंज करते हैं, और इसमें अरेंजमेंट में इन्होंने बताया कि अगर 3 सिमिलर टाइप के एलिमेंट को हम एक साथ लें और उनके एटॉमिक मास का हम एवरेज निकालें तो ये मास का एवरेज जो है वो मिड एलिमेंट के इक्वल आता है। अगर हम दूसरे भाई साहब की बात करें तो वो कौन आते हैं, न्यूलैंड। और न्यूलैंड भाई साहब जो थे इन्होंने क्या बताया था, ऑक्टेव प्रिंसिपल। ऑक्टेव प्रिंसिपल जो है बच्चा आपको याद रखना है म्यूजिकल टोन प्रिंसिपल है। भाई जो म्यूजिकल ट्यून होती है आप जानते हो ना कि भाई सारे गामा पादानी, ये जो म्यूजिकल टोन है ये 7 है, और 7 के बाद जैसे ही आप अगेन आते हो तो वहां से स्टार्ट फिर यही हो जाते हैं टोन। ऐसे ही इन्होंने कहा कि अगर 7 एलिमेंट को हम अरेंज करते हैं तो जो 8वां एलिमेंट होता है, 8th नंबर का एलिमेंट होता है, वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिलेशन शो कराता है। तो इसलिए आपको याद रखना है न्यूलैंड। न्यूलैंड के बाद आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो क्या होता है, मेंडलीव्स प्रिंसिपल एंड इट्स पीरियोडिक टेबल। अब बच्चा आपको यहाँ मेंडलीव्स प्रिंसिपल में एक चीज और याद रखना है, लॉ भी याद रखना है, और साथ ही साथ आपके यहाँ इनका पीरियोडिक टेबल याद रखना है। अब जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था वो क्या था बच्चा, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ रिप्रेजेंट करता था कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को अरेंज करते हैं तो इनका जो अरेंजमेंट है ये किस पर डिपेंडेंट होता है, इनके एटॉमिक मास पर। कहने का मतलब क्या है, द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एनी एलिमेंट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इट्स एटॉमिक मास। और बच्चा पीरियोडिक फंक्शन में कहने का मतलब क्या है, जो इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, यानी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक मास, इसके बारे में इन्होंने बताया। लेकिन अब बच्चा आपको हमेशा याद क्या रखना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब बच्चा ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब बच्चा ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें भी आपको टेबल, लॉ और इसमें जो एलिमेंट हैं इनके बारे में, इनके प्लेसमेंट के बारे में भी आपको समझना पड़ता है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसका जो लॉ है, अगर हम इसकी बात करें तो जो इसका पीरियोडिक लॉ है वो क्या कहता है कि किसी भी एलिमेंट का जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है ये इसके एटॉमिक मास का डायरेक्टली फंक्शन होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो किसी भी एटम की हम बात करें, किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं तो उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब बच्चा यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल समझना होता है। पीरियोडिक टेबल में आपको समझना क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट और उनके ग्रुप के बारे में, पीरियड के बारे में। अब नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में जब हम समझते हैं तो जो बच्चा ग्रुप डिफाइन होता है तो याद रखना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप हैं वो कितने हैं, 18, और जो पीरियड हैं वो कितने हैं बच्चा, 7। अब ग्रुप 18 पीरियड 7, अब इस बात को आपको याद रखना है। अब इसमें भी जो 7 पीरियड है इसको भी आप डाइवर्ट करते हैं। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट रखे गए हैं, 2,
सेकेंड एंड थर्ड में कितने एलिमेंट रखे गए 8, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट रखे गए 18 और सिक्स्थ एंड सेवंथ में कितने एलिमेंट रखे गए 32। यानी आपको क्या याद रखना है कि भाई पहले पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, दूसरे और तीसरे पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, चौथे और पांचवें पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, छठवें और सातवें में कितने एलिमेंट हैं। अब बच्चा इन सब टॉपिक में आज जब थोड़ा सा वर्क करेंगे, अभी तो हमने इस सीरीज में सिर्फ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसकी बात की। अब जब हम नेक्स्ट सीरीज में आपसे मुलाकात करेंगे तो क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं और बोर्ड में ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको कितने ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इनमें जब भी हम बात करेंगे तो उन क्वेश्चनों की बात करेंगे कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की 101% संभावनाएं रखते हैं। इन क्वेश्चनों का आपके आगे के जो बोर्ड एग्जाम हैं इनमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल होगा। इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको एक से एक बढ़कर नए तरीके, नए प्रश्न और नए विचार आपको प्रस्तुत करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर गेन कर सकते हैं और आप आगे के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। थैंक यू।